हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में बिहार के नालंदा जिले के नौनही राजगीर गांव में हुआ था। वे अंग्रेजी और साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं। राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के वे सदस्य चुने गए और मंत्री बने। 1995 से वे बिहार के विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन ने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लेखन कार्य किए हैं। सांवले सपनों की याद एक संस्मरण है जो कि लेखक ने 1987 में प्रसिद्ध प्रेमी और विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद लिखा। लेखक सालिम अली से मिल चुके थे, उनके बारे में काफी कुछ जानते थे, उनके व्यक्तित्व से वे काफी प्रभावित थे। लेकिन सालिम अली की मृत्यु से लेखक को बहुत गहरा आघात पहुंचा था। अब उनके सामने उनकी बातें, उनका व्यक्तित्व और कुछ धुंधली, कुछ सांवली सी यादें रह गई थी जो बार बार उन्हें याद आ रही थी। इसी को लेखक ने अपने संस्मरण में लिखकर इसे नाम दिया सांवले सपनों की याद। संस्मरण एक व्यक्ति चित्र है जिसे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की याद में उसके व्यक्तित्व को याद करते हुए लिखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कि लेखक अपने संस्मरण में सालिम अली को याद करते हुए क्या कह रहे हैं। अली साहब की मृत्यु के बाद जब लोग उन्हें ले जा रहे थे, उस समय को लेखक ने अपने शब्दों में बयां किया है। क्योंकि अली साहब पक्षी प्रेमी थे, इसलिए लेखक ने इन पलों को कुछ इस तरीके से बताया है कि सालिम अली साहब का जनाजा देखकर ऐसा लगता है मानो सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर बहुत से सांवले सपने खामोशी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और कोई इन्हें रोके ये संभव भी तो नहीं। लेखक ये कहना चाहते हैं कि सालिम अली साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, वह प्रकृति में विलीन होने जा रहे हैं और हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। आगे लेखक लिखते हैं कि इस हुजूम में, इस भीड़ में सालिम अली ने अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझा उठाया हुआ है। सैलानी घूमने फिरने वालों को कहा जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर घूमते फिरते रहते हैं। तो जैसे सैलानी एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान साथ लेकर घूमते फिरते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार सालिम अली ने भी अपने कंधों पर उस अंतहीन सफर का, जिसका कोई अंत ही नहीं, ऐसे सफर का बोझा अपने ऊपर उठा रखा है और इस भीड़ में, इस हुजूम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस भीड़ भाड़ और तनाव के माहौल से वे आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि उनका ये सफर आखिरी सफर है। एक वन पक्षी का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि जैसे एक वन पक्षी अपनी जिंदगी का आखिरी गीत गाकर मौत की गोद में चला जाता है, यानी मर जाता है, उसी प्रकार सालिम अली भी प्रकृति में विलीन होते जा रहे हैं, यानी मृत्यु के बाद वह भी प्रकृति में ही समा रहे हैं जहां से वह वापस नहीं आ सकते। मृत्यु ही एक ऐसा आखिरी पड़ाव है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। लेखक कहते हैं कि सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों, जंगलों, पहाड़ों और झरनों को आदमी की नज़र से देखते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। प्रकृति को समझने के लिए उसे प्रकृति की नज़र से ही देखना चाहिए। लेखक एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कौन जानता है कि इतिहास में कृष्ण ने वृंदावन में कब रासलीला रची थी, कब गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे बर्तन फोड़े थे, कब वाटिका में छोटे छोटे घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब बंसी बजाकर पूरी दुनिया को संगीतमय कर दिया था। ये कोई नहीं जानता और ना कोई इस बात का साक्षी है। लेकिन आज भी वृंदावन जाने पर नदी का सांवला पानी कृष्ण लीलाओं की उस सारे घटनाक्रम की याद दिला देता है। वृंदावन की गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ते देखकर लगता है मानो कोई भीड़ से निकलकर आएगा और बंसी की आवाज पर हर किसी के कदम थम जाएंगे। वास्तव में लेखक ये कहना चाहते हैं कि वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हो ही नहीं सकता। वहां के कण कण में तो श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार प्रकृति प्रेमी सालिम अली भी अमर है और प्रकृति के कण कण में बसे हुए हैं। सालिम अली के 100 साल पूरे होने में अभी कुछ साल बाकी थे। अपने जीवन की लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर बना दिया था।
और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण भी बनी। लेकिन उनके अंतिम समय में भी मौत उनकी आंखों में वो रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। लेखक के कहने का ये अर्थ है कि अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी वह पक्षियों को ढूंढने, उनकी हिफाजत और देखरेख में लगे रहते थे। पक्षियों को देखने वाली दूरबीन भी उनकी मौत के बाद ही उनकी आंखों से उतरी थी। लेखक कहते हैं कि उनके जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई दूसरा हो। बर्ड वॉचर यानी पक्षियों की देखभाल करने वाला। अपने एकांत के कुछ पलों में उन्हें बिना दूरबीन के भी देखा गया था। उनकी नजरों में प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेने का एक अलग ही जादू था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने का हुनर रखते थे। उनके लिए तो प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। वह इसी दुनिया में रहना पसंद करते थे और ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए बनाई थी। उनकी इस दुनिया को बनाने में उनकी जीवन साथी और उनकी पत्नी तहमीना का बहुत बड़ा सहयोग था। वह उन्हें बहुत सपोर्ट किया करती थी। स्कूल के समय में वह उनकी क्लासमेट भी रही थी। सालिम अली ढेर सारे अनुभवों के मालिक थे। अपने जीवन के इस पड़ाव पर आने तक उन्हें बहुत सी चीजों का एक्सपीरियंस हो चुका था। प्रकृति के प्रति उनका प्रेम इतना था कि एक बार केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर वह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास जा पहुंचे, क्योंकि रेगिस्तानी हवा से साइलेंट वैली को नुकसान पहुंच रहा था। पर्यावरण के इस बढ़ते खतरे के बारे में जब सालिम जी ने चरण सिंह जी को बताया तो उनकी भी आंखें भर आईं। चौधरी चरण सिंह जी ने भी प्रकृति के लिए काफी कुछ किया है। अब आज दोनों इस दुनिया में नहीं है तो कौन इस प्रकृति और पक्षियों का ख्याल रखेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ अ स्पैरो रखा था। इस पर लेखक एक बात याद करते हुए कहते हैं कि D.H. लॉरेंस नाम के एक व्यक्ति थे, वो भी पक्षी प्रेमी थे। उनकी मौत के बाद एक बार लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि उन्हें अपने पति के बारे में कुछ लिखना चाहिए। फ्रीडा चाहती तो अपने पति के लिए बहुत कुछ लिख सकती थी, पर उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उनसे ज्यादा छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ज्यादा जानती है, क्योंकि लॉरेंस इतना खुला और सादा दिल आदमी था। सालिम अली जब बचपन में एक बार अपनी एयर गन जिससे पक्षियों पर चलाकर उन्हें पकड़ा जाता है, उससे एक गौरैया घायल हो गई थी, जिसे देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। आज उसी गौरैया की वजह से वह पक्षी प्रेमी बने और तभी से सारी जिंदगी उन्होंने पक्षियों की नई खोज की और उनकी हिफाजत का जिम्मा उठाया। अपने इस काम में बढ़ते बढ़ते उनका विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। लॉरेंस की ही तरह पक्षी और प्रकृति प्रेमी भी बन गए थे। सालिम प्रकृति की दुनिया में सागर की तरह थे, जिसकी गहराई और छोर का कोई पता नहीं। यानी वो प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण के लिए जगह जगह भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे। आज भी ऐसा लगता है मानो दूरबीन लटकाए वह पक्षियों की खोज में लिखे हैं, जल्दी ही लौट भी आएंगे। ये लिखते लिखते लेखक की आंखें भी नम हो जाती हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।